हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीके एजुकेशन हेल्प में। तो आज मैं पढ़ा रहा हूँ चैप्टर 14 भारत जनसंख्या संरचना। उसका पॉइंट है अपना जो भाषाई वर्ग है वो। इसके बाद अपना लास्ट टॉपिक बचेगा भाषाई वर्ग और धर्म जो है मैं अभी बता देता हूँ आपको इस वीडियो में। तो इसके बाद अपना लास्ट टॉपिक बचेगा प्रजाति तंत्र। प्रजाति जो 14 लेसन का लास्ट पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे इसके बाद। तो आइए पहले भाषाई वर्ग के बारे में जानते हैं। भाषाई वर्ग भाषाई वर्ग एक पॉइंट ले लिया हमने। इसके बारे में जानेंगे। आपकी बुक में दे रखा है, मेरे बुक में दे रखा है भाषाई वर्ग। अब देखिए भाषाई वर्ग है तो भारत को विविध भाषाओं वाला भाषाई विविधता वाला देश माना जाता है। भारत को भाषाई विविधता वाला देश माना जाता है। क्यों माना जाता है बताता हूं मैं आपको। भारत भाषाई विविधता वाला देश है। क्या है भारत? भाषाई विविधता वाला देश है। भारत में कई प्रकार की क्या है भाषाएं पाई जाती है। इस कारण से ये क्या है भाषाई विविधता वाला देश है। हर एक क्षेत्र की अपनी भाषाएं होती है। इस प्रकार से भारत को विविधता वाला देश कहा जाता है। देखिए जो संविधान है, जो भारत का संविधान है, संविधान है किसका? भारत का संविधान है। उसमें क्या लिखा हुआ है? 22 भाषाएं लिखी हुई है। कितनी भाषाएं लिखी हुई है? 22 भाषाएं लिखी हुई है। कितनी? 22 भाषाएं लिखी हुई है। अब देखिए 22 भाषाएं कौन कौन सी लिखी हुई है, मेन बता देता हूँ मैं आपको। मेन जैसे मैं आपको बोल के बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी बताऊंगा वैसे ही आगे इसमें कि कौन कौन सी भाषाएं दी गई है। हिंदी दी गई है, संस्कृत दी गई है, मराठी दी गई है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ठीक है, गुजराती, बांग्ला आदि ऐसी, जैसे कश्मीरी, ऐसी जो अपने राज्य हैं भारत के उनके थ्रू जो 22 भाषाएं हैं वो दी गई है। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं 22 भाषाएं सम्मिलित है इसमें। और सबसे ज्यादा जो बोले जाने वाली भाषा है विश्व के अंदर, तो विश्व के अंदर है इंग्लिश फर्स्ट नंबर पर है। सेकंड नंबर पर है चिली। चिली को हम क्या बोल सकते हैं? तो मंदारिन बोल सकते हैं, ठीक है। और जो हिंदी है तीसरे नंबर पे आती है। इसको तीसरे नंबर पे आती है हिंदी को करीब करीब 337.3 मिलियन लोग बोलते हैं विश्व के अंदर, ठीक है। तो देखिए संविधान में 22 भाषाएं सम्मिलित है। अब देखिए 1961 में भारतीय जनगणना जो थी विभाग ने 1018 विभिन्न भाषाओं का एवं बोलियों का पता लगाया था। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूं 1961 में। अब देखिए 1961 में जो भारतीय सभी जनगणना जो विभाग है, भारतीय जनगणना विभाग है, उसने क्या करा? 1961 में भारतीय जनगणना विभाग ने 1018 मतलब 1018 भाषाओं व
बोलियों का पता लगाया। 1000 भाषाएं और बोलियां, मतलब 1018 बोलियां एवं भाषाओं का पता लगाया था। कितनी? 1018 भाषाएं एवं बोलियों का पता लगाया था, 1961 में लगाया था। तथा भारतीय भाषाओं को उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 मध्यम में बांटा गया है। देखिए, एक तो जो मेन चीज है वो मैं ब्लैक पेन से बता रहा हूं कि इसका क्या मतलब है। अब देखिए, जो भारतीय भाषाएं हैं, भारतीय भाषाओं को, भारत की जो भाषाएं हैं उनको उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। देखिए याद रखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। एक और क्वेश्चन है इसके जैसा, परंतु थोड़ा सा अलग है। ये उत्पत्ति है, वो कुछ और है, ये उत्पत्ति है, वो कुछ और है। तो आप ध्यान रखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। आधार क्या है इसका? उत्पत्ति है। उत्पत्ति है, आधार के आधार पर ही हम क्या बांटते हैं, किसी चीज के आधार पर हम बांटते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला कौन सा है इसमें? देखिएगा, इंडो यूरेशिया। इंडो, पहली जो है भाषा वो है अपनी इंडो यूरेशिया, यूरोपियन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो यूरोप है उस पे है ये, जो इंडो यूरोपियन। ठीक है, अपनी जो भाषाएं हैं उसको 4 उत्पत्ति के आधारों पर बांटा गया है। पहली उत्पत्ति के आधार पर, मतलब इंडो यूरोपिया, इंडो यूरोपियन, जिसमें अगर दूसरी अपन देखें तो वो है द्राविडियन। देखिए, दूसरी अगर अपन बात करें भाषा की, दूसरी भाषा है द्राविडियन। द्राविडियन। तीसरी भाषा की बात करें साइनो तिब्बती। देखिए, तीसरी भाषा की अपन बात करें तो वो है साइनो तिब्बती, दूसरी है द्राविडियन, पहली है इंडो यूरोपियन, इंडो यूरोपियन। ठीक है यार, अब मैं चौथी भाषा की बात करूं तो ऑस्ट्रो एशियाटिक। ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक। 4 भाषाएं हैं। ठीक है, 4 भाषाओं के आधार पर, इन 4 उत्पत्तियों के आधार पर इसे 4 वर्गों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है कि भाषाओं के आधार पर, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। अब देखिए, जो इंडो यूरोपियन है और जो द्राविडियन है, इंडो यूरोपियन और द्राविडियन, इसको विश्व में जो, सॉरी, भारत में सबसे ज्यादा बोला जाता है। ये जो इंडो यूरोपियन और द्राविडियन
जो प्रकार है, जो इंडो यूरोपियन और द्राविडियन है, इसको भारत में सबसे ज्यादा बोला जाता है। और कितने परसेंट के लोग बोलते हैं इसे? 98% लोगों के द्वारा बोला जाता है इंडो यूरोपियन और द्राविडियन। ठीक है, ये दो भाषाएं, दो उत्पत्ति ऐसी है, दो तत्व ऐसे हैं जिसको सबसे ज्यादा बोला जाता है भारत के अंदर। भारत के अंदर सबसे ज्यादा बोला जाता है। ये तो रही भाषाओं के बारे में। अब मैं बताऊंगा कि जो प्रशासनिक भाषा थी हमारी वो कौन सी थी, कब कौन सी आई, कब कौन सी गई, उसके बारे में बताऊंगा। 9वीं शताब्दी में प्रशासनिक भाषा कौन सी थी, 9वीं शताब्दी के बाद कौन सी थी, 18वीं शताब्दी तक कौन सी चली, 18वीं शताब्दी के बाद कौन सी आई, और जैसे किसके काल में फारसी और उर्दू भाषा आई, किसके काल में अंग्रेज की भाषा आई, अंग्रेज और जो अंग्रेज आए थे उन्होंने अंग्रेजी जो भाषा है, इंग्लिश भाषा है, वो लाई थी। देखिए अब मैं बताऊंगा, पहले इसे बता देता हूं मैं। भारत जो है विविधता वाला देश है। भारत भाषाई विविधताओं वाला देश है। कई प्रकार की भारत में भाषाएं पाई जाती है। संविधान में 22 भाषाएं इसमें लिखी हुई है। कौन कौन सी लिखी हुई है? हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, कश्मीरी, गुजराती आदि भाषाएं लिखी हुई है। संस्कृत भी लिखी हुई है इसमें, संस्कृत भी लिखी हुई है इसमें संविधान के अंदर 22 भाषाओं में। तो 1961 में भारतीय जो जनगणना था, भारतीय जनगणना विभाग ने 1961 में, ये याद रखने की चीज है, 1018 बोलियों का पता लगाया। 1018 भाषाएं एवं बोलियों का पता लगाया था। कितनी? 1018 बोलियां एवं भाषाओं का पता लगाया था। अब देखिए भारत जो है भाषाओं को उत्पत्ति पर 4 वर्गों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? लेकिन भाषाओं को उत्पत्ति के आधार पर, भाषा है जो उसकी उत्पत्ति हुई है उसके आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। तो पहली है इंडो यूरोपियन, पहली कौन सी है? इंडो यूरोपियन। दूसरा है द्राविडियन, तीसरी है साइनो तिब्बती, चौथी है ऑस्ट्रो एशियाटिक। 4 भागों में बांटा गया है, इंडो यूरोपियन, द्राविडियन, साइनो तिब्बती, ऑस्ट्रो एशियाटिक। अब जो पहली है इंडो यूरोपियन, आपकी बुक में देख लीजिएगा, बुक उठा लीजिए एक बार। इंडो यूरोपियन और द्राविडियन जो अपना जो भाषाई उत्पत्ति के आधार पर 4 वर्ग है, चारों में से जो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग है इंडो यूरोपियन और द्राविडियन है, जो ये दो जो वर्ग है, इन दो को पहला और दूसरा जो वर्ग है उसमें भारत में 98% के लोग बोलते हैं। 98% के लोग इन वर्गों को बोलते हैं। पहला है इंडो यूरोपियन और द्राविडियन जो वर्ग है, पहला दूसरा। उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में से 2 वर्ग ऐसे हैं जो 98% के लोग बोलते हैं भारत के। तो अब मैं बताऊंगा कौन सी भाषा कब आई, कब तक उसको प्रशासनिक भाषा का पद प्राप्त रहा। अब देखिए जो 9वीं शताब्दी थी, 9वीं शताब्दी थी, अब देखिए
जो 9वीं शताब्दी थी, 9वीं शताब्दी तक संस्कृत भाषा को प्रशासनिक पद प्राप्त था। प्रशासनिक पद, जैसे अपने अभी हिंदी और इंग्लिश को प्रशासनिक पद बोल सकते हैं अपन, क्योंकि हर चीज हिंदी और इंग्लिश में सर्वाधिक होती है अपने भारत में। अभी पहले क्या था, पहले 9वीं शताब्दी से पहले हर चीज ठीक है संस्कृत में बोली जाती थी, संस्कृत में लिखी जाती थी, संस्कृत से ही होती थी। अब देखिए हिंदी में भी दिखती है, कहीं बैंक जाते हैं तो हिंदी में भी दिखता है, वहां पे जब आप पैसे जमा करवाते हैं, फॉर्म भरते हैं तो बैंक में देखते होंगे। एक तो आपका जो एक एक पार्ट यहाँ पे चिपका हुआ रहता है, एक पेपर जो हिंदी में लिखा हुआ रहता है, उसके बाद में एक और चिपका रहता है जो इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है। दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हो। तो दो भाषाएं अपनी प्रशासनिक बनी हुई है, मैं बोल सकता हूँ हिंदी और इंग्लिश अभी। ठीक है, उस समय क्या था, उस समय संस्कृत को भाषा, जो प्रशासनिक भाषा है वो बनाया गया था संस्कृत को। अब देखिए संस्कृत को कब तक बनाया गया था, 9वीं शताब्दी तक प्रशासनिक भाषा बनी रही। 9वीं शताब्दी तक जब मुस्लिम वर्गों का क्या हुआ, आगमन हुआ। मुस्लिम जो वर्ग है, जो मुस्लिम संप्रदाय है, अब देखिए जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, जब मुस्लिमों का आगमन हुआ था अपने भारत में, जब मुस्लिम संप्रदाय के लोगों का आगमन हुआ, तो अपनी जो प्रशासनिक भाषा है वो संस्कृत को हटाकर जो क्या कर दी गई, फारसी और उर्दू। ठीक है, मुस्लिम लोगों की सबसे जो मेन भाषा होती है वो होती है फारसी और उर्दू, फारसी और उर्दू। और ये फारसी और उर्दू 9वीं शताब्दी से क्या हुआ, 9वीं शताब्दी से इसे क्या कर दिया, प्रशासनिक भाषा घोषित कर दिया। एक फारसी को और एक उर्दू भाषा को प्रशासनिक भाषा घोषित कर दिया। अब ये जो ये प्रशासनिक भाषा फारसी और उर्दू थी मुस्लिम लोगों की, तो कब तक चली, देखिए जब तक अंग्रेज ना आए, 18वीं सदी। देखिए अभी 18वीं सदी शताब्दी तक फारसी और उर्दू भाषा को प्रशासनिक भाषा बनाए रखा। ठीक है, 18वीं सदी में जब वो अंग्रेज भारत आए, कौन आए, अंग्रेज भारत आए, अंग्रेज जब भारत आए तो क्या हुआ, तब फारसी भाषा को हटाकर फारसी व उर्दू भाषा जो मुस्लिम संप्रदाय की भाषा थी उसको प्रशासनिक भाषा से हटाकर अंग्रेजी को फारसी भाषा बना दिया गया। कौन सी बना दी गई, अंग्रेजी भाषा को फारसी भाषा बना दिया गया। ठीक है, अंग्रेजी भाषा को फारसी भाषा बना दिया गया तब। अब देखिए जो विश्व में सबसे ज्यादा अंग्रेजी अब देखिए जो विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है वो है हिंदी, सॉरी इंग्लिश। विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है इंग्लिश। कौन सी है, अंग्रेजी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है विश्व में। ठीक है, दूसरे नंबर में बात करें अंग्रेजी के बाद चीनी भाषा आती है, चीन की भाषा आती है दूसरे नंबर पर बोले जाने वाली। विश्व में दूसरे नंबर पर बोले जाने वाली भाषा है चीनी, जिसको हम मंचूरियन भी बोल सकते हैं और मंदारिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिस चीनी भाषा को मंदारिन बोल सकते हैं, मंदार बोल सकते हैं अपन। ठीक है, मंदारिन बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं
मंचूरियन, मंदारिन, मंदारिन ये बोल सकते हैं अपन, मंदार बोल सकते हैं, या फिर अपन इस भाषा को अगर दूसरे नाम से बोलना जाए तो मंचूरियन बोल सकते हैं, अपन मंचूरियन बोल सकते हैं। ठीक है, मंचूरियन बहुत अच्छा शब्द है, मंचूरियन याद भी रहेगा। चिली, चिली मतलब चीन की जो भाषा है वो कौन सी है, मंचूरियन भाषा है, ये याद रख लीजिएगा। मंचूरियन से चीनी, चीनी से मंचूरियन, चील से मंचूरियन। ठीक है, चीनी भाषा से, चीन की भाषा से मंचूरियन। ठीक है, मंचूरियन क्या है, मंचूरियन दूसरे नंबर पर बोले जाने वाली मंचूरियन भाषा है, मंदारिन भाषा है, चीन की भाषा है। ठीक है, चीन की भाषा है दूसरे नंबर पर बोले जाने वाली। पहली है अंग्रेजी भाषा। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर जो आती है वो हिंदी आती है। हिंदी विश्व के अंदर तीसरे नंबर पर आती है। विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली अंग्रेजी है, उसके बाद चीनी है, तीसरे नंबर पर बोले जाने वाली विश्व की सबसे ज्यादा हिंदी है। ठीक है, हिंदी कितने लोग बोलते हैं विश्व के अंदर, विश्व के अंदर देखिए 337.3 मिलियन लोग, कितने लोग बोलते हैं, 337.3 मिलियन लोग क्या बोलते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं, हिंदी। 337.3 जो 337.3 मिलियन लोग जो है वो हिंदी भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं। अब देखिए हिंदी भाषा बोलते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी भाषा में 48.69 जो करोड़ के जो लोग हैं जो भारत के, वो बोलते हैं हिंदी। भारत के 48.58 करोड़, 48.59 करोड़ के लोग क्या बोलते हैं, भारत के 48.59 करोड़ के लोग हिंदी बोलते हैं। भारत के 48.59 करोड़ के लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 40.22%, 40.22% के जो लोग हैं भारत के, 40.22% के लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं बोल रहा हूं मैं, राज्य भाषा बोल रहा हूं। ठीक है, राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनाई थी हिंदी को, इसके पीछे भी एक कहानी है। क्या है, जब हम राष्ट्रभाषा बना रहे थे तो दक्षिण भारत के लोगों ने विरोध किया था, कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनानी चाहिए। अब फिर उन्होंने विरोध करा तो इसी कारण से हमने जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी को नहीं बनाई। और साथ ही साथ ये बता दूं, आज जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो दक्षिण भारत में अब हिंदी बोलने वाले लोगों की जो जनसंख्या है, संख्या है, वो बढ़ रही है, निरंतर बढ़ रही है। ठीक, क्या हो रही है, बढ़ रही है, ऊपर हो रही है। इस कारण से भी हमारे जो आगे चल के बोल रहे हैं कि आगे चल के करीब करीब 50-60 सालों के बाद हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित हो सकती है, अगर कहना हो गया तो। देखिए अंग्रेजी पहले नंबर पर, चिली दूसरे नंबर पर, विश्व में तीसरे नंबर पर हिंदी है। 337.3 मिलियन, 337.3 मिलियन के लोग जो है वो बोलते हैं हिंदी। अब देखिए भारत में बात करूं तो भारत में कितने लोग हिंदी बोलते हैं, तो भारत में 48.59 करोड़ के लोग हैं, 48.59 करोड़ के लोग हैं वो बोलते हैं हिंदी। अब मैं बता रहा हूँ परसेंटेज में बात करूं तो 40.22% के जो लोग हैं, 40.22% के लोग हैं जो भारत के, 40.22% के लोग हैं वो बोलते हैं हिंदी। क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं 40.22% के लोग। तो हिंदी बोलते हैं 40.22% के लोग 2011 की जनगणना के अनुसार, बता रहा हूं मैं आपको, ये जो मैंने ये आंकड़े बताए, जो 337.3 मिलियन हिंदी बोलते हैं, भारत में कितने लोग बोलते हैं परसेंटेज, और इसके बाद में बताया कि ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, 2011 की जनगणना के
अनुसार है। अब देखिए हिंदी भारत की क्या है, मातृभाषा है। मैंने बताई आपको, हिंदी मातृभाषा है भारत की, हिंदी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा नहीं बोल रहा हूं मैं, राज्य भाषा बोल रहा हूं, राज्य। ठीक है, राज्य भाषा है, क्या है, हिंदी भारत की जो राज्य भाषा है, राज्य भाषा है भारत की हमारे। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा नहीं बोल रहा हूँ, क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैंने आपको बताया है अभी। जो काट काट के देख रहे हैं इसे, तो मैं बोल देता हूँ, उनको कुछ समझ में नहीं आने वाला, पूरी वीडियो देखिए तो समझ में आएगा। जो प्रमुख भाषाओं के आधार पर भारत को 12 भाषाई प्रदेशों में बांटा गया है। अब देखिए, जो हमारी भारत की भाषाएं हैं उसके आधार पर प्रमुख भारत की जो 12 भाषाओं में इसको बांटा गया है, प्रमुख भाषाओं के आधार पर। मैंने बोला था आपको कि जो पहले बोला था मैंने, उत्पत्ति के आधार पर तो 4 भागों में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। लेकिन भारत की जो भाषाई वर्ग है, भाषाई वर्ग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, प्रदेशों को 12 वर्गों में बांटा गया है। भाषाई वर्ग के आधार पर प्रदेशों को 12 वर्गों में बांटा गया है, 12 ही प्रदेशों वर्गों में बांटा गया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो भाषाओं की जो वर्ग है उसके आधार पर जो प्रदेशों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 12 प्रदेशी वर्गों में बांटा गया है। और उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। इसलिए मैंने उत्पत्ति अलग ही ब्लैक पेन से लिख दिया था कि उत्पत्ति ध्यान रखिएगा, उत्पत्ति जहां आए वहां 4। ठीक है, उत्पत्ति जहां आए वहां पे 4 और प्रदेश जहां पर आए वहां पे 12, ये चीज याद रखिएगा। अब आते हैं हम धार्मिक, जो धर्म बताते हैं हम अब कि कितने धर्म की उत्पत्ति हमारे भारत में हुई थी। भारत में करीब 4 धर्मों की उत्पत्ति हुई थी। कितने धर्मों की उत्पत्ति हुई थी, 4 धर्मों की उत्पत्ति हुई थी। तो देखिए 9वीं शताब्दी तक संस्कृत भाषा को प्रशासनिक भाषा बनाया गया, लेकिन जो 9वीं शताब्दी के बाद मुस्लिम संप्रदाय के लोग आए, उनकी भाषा थी फारसी और उर्दू। फारसी और उर्दू को प्रशासनिक भाषा बताया गया। जब तक अंग्रेज नहीं आया, 18वीं सदी तक अंग्रेज आए, और तब तक 18वीं सदी में क्या हुआ, अंग्रेजी जो है, इंग्लिश जो है उसको प्रशासनिक भाषा बना दिया गया। 2011 के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा जो है अंग्रेजी ही है। दूसरी जो बात करें वो है चिली, जिसको मंदारी या मंचूरियन भी बोल सकते हैं, मंदारिन भी बोल सकते हैं। हिंदी तीसरे नंबर पे आती है, जिसको लोग 337.3 मिलियन के लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं। भारत के 48.69 करोड़ के जो लोग हैं, 48.69 करोड़ के जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 40.22% के लोग क्या करते हैं, हिंदी बोलते हैं भारत के। हिंदी को भारत की मातृभाषा बोली जाती है, मतलब राज्य भाषा बोली जाती है, प्रमुख भाषाओं के आधार पर जो भारत को 12 ही भाषाएं प्रदेशों में बांटा गया है। भारत को 12 प्रदेशों वर्गों में बांटा गया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अभी मैंने पढ़ाया आपको भाषाई वर्ग, और अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको धार्मिक संरचना। अभी मैंने पढ़ाया भाषाई वर्ग, अब मैं पढ़ाऊंगा धार्मिक संरचना। क्या पढ़ाऊंगा, धार्मिक संरचना पढ़ाऊंगा। अब जो धार्मिक संरचना में पहले बताऊं, हिंदू बोध है, जो हिंदी जनसंख्या है, हिंदी बोलने वाले की जनसंख्या मैंने बताई थी 337.3 मिलियन लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो देखिए भारत में 4 धर्मों की उत्पत्ति हुई है। इसके अनुसार जो भारत है उसमें 4 धर्मों की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। कितने धर्मों की उत्पत्ति हुई है, 4 धर्मों की उत्पत्ति हुई है भारत में। ऐसे तो कई जो धर्म है उसकी उत्पत्ति हुई है, कई लोगों की उत्पत्ति हुई है।
कोई लोगों की उत्पत्ति हुई है। हम आगे छठा चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद छठा चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद कौन सा छठा चैप्टर, तो उसमें भी जनजातियों के बारे में बताया गया, अधिवास और जो बस्ती है उसके बारे में बताया। अधिवास और बस्ती एक जैसे ही है, एक ही शब्द है, खाली बोलने का अलग अलग अंतर हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम चौथे चैप्टर पर वापिस आते हैं। तो देखिए, भारत में 4 धर्मों की उत्पत्ति हुई है। क्या, कितने धर्मों की उत्पत्ति हुई है? 4 धर्मों की उत्पत्ति हुई है। पहला हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म दूसरा, तीसरा है जैन धर्म, चौथा है सिख। ठीक है, 4 धर्मों की उत्पत्ति हुई है। लेकिन विभाजन से पहले 1947 से पहले जो 1947 से पहले जो हिंदू जनसंख्या थी, वो थी 66.5% की जनसंख्या थी। 66.5% की जनसंख्या थी। कितनी थी? 66.5% की जनसंख्या थी, हिंदू जनसंख्या थी। हिंदू जनसंख्या कितने थी विभाजन से पहले? 66.5% की जनसंख्या थी। और जो हिंदू के बाद अगर मैं मुस्लिम की बात करूं तो मुस्लिम धर्म की जो जनसंख्या थी वो थी करीब 23.3%। और हम ऐसे ही बोल सकते हैं 23.31% की जनसंख्या। 23.31% मतलब 23.31%। और इसमें 66.5%। अब देखिए मुस्लिम जनसंख्या क्या है? कम है, अभी कम है। विभाजन के बाद क्या हुआ? जो मुस्लिमों का और हिंदुओं का जो वर्ग है वो पाकिस्तान में भी चले गया, एक बड़ा वर्ग पाकिस्तान में भी चले गया। तो देखिए, जो विभाजन के बाद अगर अपन हिंदू जनसंख्या की बात करें तो हिंदुओं की जनसंख्या थी विभाजन के बाद 84.1%, 84.1%। कितनी परसेंट रह गई थी हिंदू की जनसंख्या? 84.1%। एक मतलब 1, 84.1, 8, 4.1, एक मतलब 1%। ठीक है, 84.1% की जनसंख्या रह गई थी विभाजन के बाद हिंदू जनसंख्या। और मुस्लिम जनसंख्या की बात करें तो विभाजन के बाद 9.8% की जनसंख्या रह गई थी। 9.8% की जनसंख्या रह गई थी मुस्लिम संप्रदाय की। किसकी? मुस्लिम संप्रदाय की 9.8% की जनसंख्या रह गई थी। अब देखिए, विभाजन के साथ जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं उनकी जो जनसंख्या है, मुस्लिम जो जनसंख्या है वो निरंतर बढ़ती चली गई। तो आज भी वह क्या बढ़ रही है। 2011 के अनुसार भी वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। 2011 के अनुसार भी क्या मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, और हिंदू जनसंख्या निरंतर घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, 1941 के अनुसार, 1941 की जनगणना के अनुसार जो हिंदू धर्म है वो क्या हो रही है? घटती जा रही है। हिंदू धर्म की जो जनसंख्या है वो घटती जा रही है। किसके अनुसार? 1961 के अनुसार हिंदू धर्म की जो जनसंख्या है वो घटती जा रही है। और साथ में लगातार हिंदू धर्म की जनसंख्या घटती जा रही है। मुस्लिम धर्म की जो जनसंख्या है, और जो मुस्लिम जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, निरंतर उसमें वृद्धि हो रही है। लेकिन हिंदू जनसंख्या क्या है? घटती जा रही है और मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती जा रही है। 1961 के अनुसार, 61 के अनुसार भी यही है, 2011 के अनुसार भी यही है कि बढ़ती जा रही है कौन सी? मुस्लिम जनसंख्या। घटती जा रही है कौन सी? अपनी हिंदू जनसंख्या। देखिए, अब जैसे बौद्ध है, जैन है और ईसाई है। ये 3 धर्म ऐसे हैं, बौद्ध, जैन और ईसाई। बौद्ध, जैन और ईसाई धर्म ऐसे हैं जो 2011 की जनगणना के अनुसार ये जो जनसंख्या है, ये जो धर्म है, बौद्ध, जैन और ईसाई धर्म के जो लोग हैं उनकी जो जनसंख्या है वो करीब लगभग स्थिर सी बनी हुई है। स्थिर मतलब ना तो कम हुई है ना तो ज्यादा हो रही है, एक समान बनी हुई है, लगभग ये स्थिर बनी हुई है, एक ही लाइन में बनी हुई है, एक ही रेंज में बनी हुई है, स्थिर, ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है। ठीक है, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। लेकिन जो सिख धर्म है, चौथा अपना है सिख धर्म। किसके? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। इनमें से
जो बौद्ध धर्म ये रहा, जैन धर्म ये रहा, और जो ईसाई धर्म है उसकी तो स्थिर बनी हुई है, लेकिन जो सिख है, सिख, ठीक है, इसकी क्या हो रही है निरंतर अब ठीक है 2011 की जनगणना के अनुसार अब सिख जो जनगणना है, सिखों की जो जनसंख्या है वो भी निरंतर घट रही है 2011 के अनुसार। अब बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है। अब देखिए 2011 के अनुसार सिखों की जो धर्म है, सिखों का धर्म, सिखों की जो जनसंख्या है वो निरंतर घट रही है, कम हो रही है, किसकी, सिखों की जनसंख्या। लेकिन अब मैं बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बना सकता हूं कि कौन कौन सी ऐसी जनसंख्या धर्म है, कौन कौन से धर्म है जो निरंतर क्या हो रहे हैं, घटते चले जा रहे हैं, जो निरंतर घटते चले जा रहे हैं। कौन कौन से ऐसे दो धर्म है, ठीक है। आप क्या लिखोगे इसमें सिर्फ दो शब्दों में आंसर आएगा, लेकिन आपको अपने आंसर में कुछ जोड़ना पड़ेगा, अपने अनुभव को जोड़ना पड़ेगा, अपने शब्दों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 2011 की जो 1961 से शुरू करना पड़ेगा आपको। 1961 के अनुसार वो हिंदू धर्म है वो निरंतर घटता चला जा रहा है, परंतु 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार जो सिखों की जनसंख्या है वो भी निरंतर कम होते चल जा रही है, घटते चल जा रही है। 2 नंबर से ज्यादा का ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो 2 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा यहीं पे पूरा होता है। अब हम मिलेंगे प्रजातीय जो अगला टॉपिक है प्रजातीय वाला, इसमें ही 14 चैप्टर में, वो हमारा लास्ट टॉपिक है, उसको करवाऊंगा अब मैं। तो आज मैं एक बार समझा देता हूँ फिर भी आपको। देखिए धार्मिक जनगणना, भारत में 4 धर्मों की उत्पत्ति हुई है, 4 धर्म ने जन्म लिया है। जननी कौन सी है, जननी, 4 धर्मों की जननी जो है, जरनी हमारा भारत है जरनी, ठीक है। 4 धर्मों की, एक हिंदू है, बौद्ध है, जैन है और सिख है, ठीक है। हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख। लेकिन इनमें से विभाजन से पहले जो धर्म है, हिंदू धर्म है, वो 66.5% के थे, लेकिन जो मुस्लिम धर्म है विभाजन से पहले जो है 23.31% की थी, लेकिन जब विभाजन के बाद 84.1% की जनसंख्या रह गई हिंदुओं की, मुस्लिमों की 9.8% की रह गई, ठीक है। 1961 से इस 61 के अनुसार, जनगणना के अनुसार 1961 में के जो जनगणना हुई है उसके अनुसार जो हिंदू धर्म जो है वो निरंतर घटता जा रहा है, हिंदू धर्म, और जो मुस्लिम धर्म है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। और बौद्ध, जैन और ईसाई, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ईसाई धर्म के जो जनसंख्या है वो निरंतर स्थिर सी है, ना तो कम है ना तो ज्यादा हो रही है, ठीक है। 2011 के अनुसार सिखों की जो जनसंख्या है वो निरंतर घटती जा रही है, सिखों की जनसंख्या निरंतर घटती जा रही है। तो कौन कौन सी स्थिर जनसंख्या है ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किसके अनुसार, 2011 के अनुसार, 1961 के अनुसार कौन सी जो धर्म है वो घट रहा है, 2011 के अनुसार कौन सा धर्म घट रहा है, ठीक है। कौन सा स्थिर है, किसका विभाजन के बाद कितनी जनसंख्या थी, कितनी नहीं थी, विभाजन से पहले किसकी कितनी थी, 4 धर्म कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में पता करना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। भाषाई वर्ग के बारे में आपको देख लीजिएगा, धार्मिक संरचना जो है, हमारी धार्मिक संरचना है उसको आपको पढ़ लीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, मिलेंगे अगले टॉपिक में प्रजाति